इतिहास में देखा जाए तो जापान कई बार खतरनाक अर्थक्वेक और सुनामी की लपेट में रहा है। वैसे तो अर्थक्वेक और सुनामी से बचना किसी के बस की बात ही नहीं, पर जापान के पास इनसे मुकाबला करने के सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ज़ेम-टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामीज जापान पर हमला कर चुके हैं, जिनके नतीजे में अभी तक 1,30,874 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे खतरनाक ईयर 1741 में आया था, जिसमें सुनामी की वेव 90 मीटर्स ऊंची थी। अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ रहा है। सिर्फ 2022 में ही 300 से भी ज्यादा अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए हैं। हत्ता के कई बार एक दिन में 3 से 4 अर्थक्वेक्स भी रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां अर्थक्वेक्स इतने कॉमन हैं कि यहां पर स्काई स्क्रैपर्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना कंपलसरी होता है। जबकि 2000 से लेकर 2022 तक जापान 5 मर्तबा छोटे बड़े सुनामी को बर्दाश्त कर चुका है, जिनमें 2011 वाला सबसे जानलेवा था। 11 मार्च 2011 को ओशिका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनटों तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक मैसिव जायंट सुनामी ने जन्म लिया। ये दुनिया का चौथा बड़ा अर्थक्वेक, जबकि जापान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। इसके नतीजे में जो सुनामी पैदा हुआ, उसने समंदर में 55 मीटर या फिर 180 फीट ऊंची लहर पैदा की। पानी की लहरें 700 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से सेंडाई सिटी में दाखिल हुई और कोस्ट से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची। सुनामी का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लिहाजा सेंडाई के रेजिडेंट्स, जिनको सिर्फ 8 मिनट पहले सुनामी की वार्निंग दी गई थी, उनमें से हजारों लोगों को भागने का मौका भी ना मिल सका। इस वाक़े की वजह से 2,28,000 लोग बेघर हो गए और 15,000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ कयामत का आलम था तो दूसरी तरफ यहाँ फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने टोटल 235 अरब डॉलर्स की चोट पहुंचाई, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जापान हमेशा से ही सुनामी की लपेट में क्यों रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह जापान की जियोग्राफिकल लोकेशन है। पैसिफिक ओशन का ये पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये दुनिया में 90% अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और सुनामी का बायस बनता है। ये जो रिंग बन रही है, इसको द रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके नीचे दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनको कई टेक्टोनिक प्लेट्स ने घेर रखा है। और बदकिस्मती है जापान की कि वो बिल्कुल इस रिंग के बेल्ट पे आता है। यही वजह है कि यहाँ हर आए दिन अर्थक्वेक्स और हर आए साल टाइफून या फिर सुनामी का हमला होता है। इन सब मुश्किलात के अलावा जापान का एक और मसला भी है, और वो ये है कि पूरे जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से भरा हुआ है, और जो 30% फ्लैट सरफेस है वो ज्यादातर सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही मौजूद है, जहां सुनामी का खतरा हर वक्त मंडला रहा होता है। पहाड़ों पर पूरे शहरों को शिफ्ट करना तो एक इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटीज को बचाने के लिए जापान पिछली सदी से मेहनत कर रहा है, और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान ने अपने हाई रिस्क एरियाज को बचाने के लिए कोस्ट पर सी वॉल बनाई है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि सी वॉल्स काफी अरसे से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही हैं। 1896 और 1933 में भयानक टाइफून ने जापान के टेरो नामी गांव पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद ये गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम की एक आला तरीन मिसाल बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 वॉल्स खड़ी करके गांव को समंदरी लहरों से काफी हद तक बचा दिया। इसके बाद जापान की दूसरी कोस्टल सिटीज में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन दीवारों से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। सी वॉल जो सिर्फ 8 मीटर ऊंची वेव्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, सुनामी की ये लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थी। इन 10 मीटर की दीवारों ने बेशक सुनामी की लहरों को काफी हद तक रोका, लेकिन कई मकामात पर लहरों ने पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ही उखाड़ दिए।
2011 अर्थक्वेक के बाद जापान ने सी वॉल्स को और ज्यादा ऊंचा और लंबा करने का फैसला किया। इस काम के लिए 1200 करोड़ डॉलर्स अलग किए गए और फैसला किया गया कि ईस्टर्न कोस्ट पे 400 किलोमीटर लंबी 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली दीवारों से करीब 5 मीटर ऊंची, जबकि इनकी फाउंडेशन जमीन में 25 मीटर अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत किए हुए हैं। इनकी चौड़ाई भी पहले से काफी ज्यादा रखी गई है और इनका स्ट्रक्चर और डिजाइन खास तौर पर सुनामी वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। इस काम के लिए पहले सिमुलेटर की मदद से आर्टिफिशियल सुनामी पैदा किया गया, जिससे इंजीनियर्स ने हर तरह के वेव पैटर्न पे वॉल्स को टेस्ट किया। एक वाइब्रेटर की मदद से 2011 अर्थक्वेक जैसा पैटर्न पैदा किया गया। वेव्स कितनी बड़ी होंगी तो कितना प्रेशर जनरेट करेंगी, ये सब पहले सिमुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया गया था। सिमुलेटर पे नोटिस किया गया कि 2011 सुनामी की लहरों ने डायरेक्टली जापान को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि इसने फ्लड की सूरत में, सैलाब की सूरत में आगे ट्रेवल किया। और ऐसा इसी वजह से हुआ क्योंकि सी वॉल्स ने काफी हद तक वेव्स का प्रेशर तोड़ दिया था। सिमुलेटर पे टेस्टिंग के बाद सी वॉल्स को अब कर्व शेप में डिजाइन किया गया है, जिसमें क्लियरली देखा जा सकता है कि पानी जब सी वॉल से टकराएगा तो इसका कर्व शेप लहर को वापस यू टर्न करवाएगा और ऐसे एक लहर वापस पलटकर पीछे से आने वाली दूसरी वेव का प्रेशर तोड़ेगी। सुनामी की वेव्स के प्रेशर को तोड़ने के लिए जापान ने सिर्फ वॉल्स ही नहीं बनाई, बल्कि हॉट स्पॉट लोकेशंस के करीब समंदर में ब्रेक वाटर भी बनाए गए हैं। जब लहरें कोस्ट की तरफ बढ़ती हैं तो पहले ये ब्रेक वाटर इनका प्रेशर तोड़ता है, उसके बाद ये 15 मीटर ऊंची वॉल्स। दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज इस सी वॉल से खासी तंग है, क्योंकि कई मकामात पर ये वॉल्स 4 स्टोरी बिल्डिंग जितनी ऊंची हो जाती हैं, जिससे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो किसी जेल में बंद है। कुछ लोगों को डर है कि जापान इन सी वॉल्स की वजह से अपने टूरिस्ट खो बैठेगा। जापान ने सुनामीज को 2 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया है। लेवल 1 सुनामी जो हर 50 से 60 सालों में आता है, इनकी लहरें 15 मीटर तक ऊंची होती हैं और इन्हीं के लिए ये दीवारें बनाई गई हैं। लेकिन लेवल 2 सुनामी जो कई 100 साल या 1000 साल में एक मर्तबा आता है, ये सी वॉल्स अकेली उसको भी नहीं रोक पाएंगी। इसके लिए हॉटस्पॉट लोकेशंस पर सुनामी मिटिगेशन पार्क्स बनाए जाएंगे। इन पार्क्स में दरख्तों की एक दीवार होगी जो ना सिर्फ सुनामी के प्रेशर को तोड़ेंगी, बल्कि पानी जब वापस समंदर में जाता है तो अपने साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी लेकर जाता है। दरख्तों के तने मोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स को रोकने का काम भी करेंगे। जापान की सी वॉल इंजीनियरिंग का एक हैरान कुन कारनामा है और तबाह कुन सुनामी का सामना करने में किसी हद तक फायदेमंद भी। अपने आप को कुदरती आफत से बचाने के लिए जापान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही जापान इस हकीकत से भी आगाह है कि ये सी वॉल कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग समंदरों के लेवल को दिन ब दिन बढ़ा रही है, तूफानों की शिद्दत बढ़ रही है और अर्थक्वेक्स एक रोज का मामूल बन चुके हैं। जापान को अच्छी तरह मालूम है कि ये जायंट स्ट्रक्चर इसको कुदरती आफत से 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकेगा। 12 अरब डॉलर्स का खर्चा करके असल में जापान ने अपने लोगों के लिए टाइम खरीदा है, ताकि जब ये दीवार वेव्स के प्रेशर को तोड़ेंगी तब तक लोगों को वहां से निकलने का टाइम मिल जाएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।